कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया अपनी एक्सपेक्टेशंस को, वो है पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स। पीएसयू बैंक्स इन पर्टिकुलर, कमेंट्री तो बाकी बैंक्स की भी काफ़ी अच्छी थी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो हमने सोचा कि वाई नॉट, ये देखिए पीएसयू बैंक के वैल्यूएशन आ गए फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे। कैनरा बैंक तो अभी 1 टाइम भी नहीं आया, पीएनबी हाफ टाइम, बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर 1 एंड एसबीआई जो कि 200 वाला ऑलरेडी 500 के पार चला गया है, वो है 2 टाइम पे आया है। तो हमने सोचा वाई नॉट एक बैंकिंग सेक्टर पे एक 360 डिग्री व्यू लेते हैं, और हु बेटर देन विनय शर्मा ऑफ निपॉन एसेट मैनेजमेंट, जो कि एक बड़ा बैंकिंग फंड चला रहे हैं वहाँ पे और इस पूरे सेक्टर को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। विनय, गुड मॉर्निंग, और 18 ऑफ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ग्रेट विनय, सबसे पहले देखिए इतना बड़ा सेक्टर है तो लंबी चर्चा रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो पीएसयू बैंक्स ने दिखाया है, अच्छे अच्छे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स उसकी तरफ देखना भी शुरू कर दिए हैं, फंड रेजिंग की बात हो रही है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बियॉन्ड एसबीआई एसेट बियॉन्ड एसबीआई इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी नहीं समझा जा रहा था कुछ समय पहले तक। लेकिन अब जिस हिसाब से कमेंट्री आ रही है, मैनेजमेंट टर्न अराउंड वहाँ पे हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये बाज़ार में प्राइस नहीं था और वाकई में इंटरनल्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो गए हैं या शुरुआत हो गई है? See, basically, we'll have to go into the background of why this has happened. अगर आप देखें तो from 2015 to 19, इंडिया ने एक बहुत बड़ा corporate NPL cycle face किया था, and public sector banks purely are corporate sector banks, and at least in 2015-16 अगर आप history में जाए उनका balance sheet देखें, 40-50% of उनका balance sheet was corporate loans, and that is where they took a big hit. Now, but from 2015 to today, so many changes have happened. The bankruptcy law has come. Most of the corporate NPLs are behind us. If you look at corporate sector का balance sheet itself, most of India के large corporates ने काफी अच्छा deleveraging कर लिया है, and therefore balance sheets are cleaner of the entire corporate sector in India, and not just banks per se. So therefore, what these PSU banks are now reaping benefits of is the cleanup that has happened in the last 4-5 years. They have raised a lot of capital. They are now much more capital efficient. Their balance sheets have improved क्योंकि इन्होंने last 4-5 साल से retail को काफी अच्छा grow कर लिया है. So, and deposits where they were always strong. So I think the next 3-4 years could be quite good for the entire space, because a lot of cleanup has happened in the last 4-5 years. एंड जैसे कि आपने कहा, वैल्यूएशंस अभी भी काफी फेवरेबल हैं. These banks have been a laggard for a long time, and therefore valuations have a lot of catch up to do. अगर प्राइस टू बुक जस्ट फॉर इंडिकेशन की बात करें तो अगेन ये क्वेश्चन उठता था कि क्या बात कर रहे हैं आप, पीएसयू बैंक के प्राइस टू बुक क्या है उनका, बुक क्वालिटी क्वेश्चन, बुक पे ही क्वेश्चन उठ जाता था. तो क्या अब थोड़ी रिलायबिलिटी आ गई है, विजिबिलिटी आ रही है उनकी बुक पे? Absolutely, मैं आपसे totally agree करूंगा, because if, as I said earlier, if you look at how analysts look at price to book of these banks, a lot of analysts make adjustments of subtracting the net NPAs from the overall equity and then come to a clean book, and that is how most banks are valued in India. But as we go ahead, because आपका NPL गिरता जाएगा, therefore the difference between book and adjusted book will only go down and down, and therefore the adjusted book will keep coming closer to the book. And to that extent, I think valuations are still very favorable, because as the asset quality plays out, the confidence of investor community will increase in these banks, and valuations will reflect that. विनय, गुड मॉर्निंग. क्या आप एक इन्वेस्टर को जो अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक्स को रखता है, अब थोड़ा सा चेंज करने का, चर्न करने का समय आ गया है कि कुछ एक प्राइवेट बैंक्स के अंदर प्रॉफिट बुक करके आप सरकारी बैंकों को थोड़ा और ज़्यादा जगह दे दे, वेटेज दे दे, ये समय भी हो चुका है क्या आप शुरू? So I would say we have to be selective, because private banks also are going through, some of the private banks are also going through the same cycles. If you look at the top 4-5 private banks in India, उनमें से भी 2-3 were corporate in history, and they have also now changed from being corporate to a lot more retail, and they have also cleaned their balance sheet, and they have also raised a lot of capital. So
some of the things that I said for PSU banks, they apply also to 2-3 private banks. And therefore, I would say we have to be selective. I think the way we would like to play it is banks which have suffered in the 2015 to 19 cycle. These banks are now going to reap benefits of this asset quality improvement, and their valuations are still cheaper compared to their retail peers, and definitely compared to the entire market today. And therefore, I would say that the corporate banks of 2015, 16, 17, whether it's PSU or private, वो corporate banks are the ones that investors should pay more attention to today. ऑलराइट विनय, हम देख भी रहे हैं कि क्योंकि आपके जो एलोकेशन है एएमसी का, उसमें मेजर एक्सपोजर बैंक्स में ही है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज़्यादा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई भी है। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि दोनों ही कैटेगरीज बहुत फेवरेबल है। पीएसयू सेक्टर ऑल्सो लुक्स गुड एंड प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो लुक्स गुड। अगर आपको एक बैंक चुनना हो पीएसयू में और एक बैंक प्राइवेट में चुनना हो, तो टॉप पिक क्या रहेगी आपकी? See, as a fund house, we can't talk about individual companies. तो मैं आपको एक pick नहीं बता सकता, but as I said earlier, we are quite optimistic on the top 2-3 corporate banks in India and the top 2-3 large PSU banks in India. Both the categories, we are equally optimistic today. विनय, हमने लास्ट 10 years में एक फिनोमेना ये भी देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अपनी ओवरऑल एडवांसेस बुक को 2-3x कर लिया, मेनी टाइम्स किया, ग्रो किया, और पीएसयू बैंक्स की जो बुक है वो श्रिंक होती चली गई और क्वेश्चन में आ गई बुक इटसेल्फ। आपको लगता है कि ये रिवर्स होगा अब जो नया कैपेक्स साइकिल चल रहा है, या आपको लगता है कि एक नया चीज़ जो इमर्ज हो रहा है स्पेस में वो है पीएसयू बैंक्स का फिनटेक कंपनीज के साथ या और एनबीएफसी के साथ को लेंडिंग मॉडल, जहाँ पे वो को लेंडिंग मॉडल से अपनी बुक को ग्रोथ करेंगे? तो अगर लैटर पार्ट होने वाला है तो कौन से ऐसे नाम हैं, मैं अब स्टॉक पिक्स नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कौन से ऐसे नाम हैं हु स्टैंड टू गेन टू क्लॉ बैक देयर लॉस्ट मार्केट शेयर? So देखिए, जहां तक लोन ग्रोथ की बात है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स will always have some advantage over PSU banks because they are far more efficient in marketing. They have really expanded their branch network and their digital network compared to PSU banks over the last few years. So it is an uphill task for PSU banks to claw back the loan market share. But जैसे कि आपने बोला केपेक्स साइकिल इंप्रूव होता है, कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ वापस आता है, तो PSU banks have their own pockets of strength there. And जैसे ही केपेक्स साइकिल एंड कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ वापस आएगा, which we believe can happen in the next 2, 3, 4 quarters, PSU banks loan growth यहाँ से definitely increase होगा. What has been merely 4-5% for most of the banks and probably 7-8% for the largest bank in India for last few years, this number will definitely go up if the overall loan growth improves. So for PSU banks, it's not about market share improvement because that I see a low probability. For PSU banks, it is about the overall system loan growth improvement. जब system loan growth improve होगा तो PSU banks का balance sheet भी faster growth होगा. So that is where I say, as you said about co-lending, yeah, these are very interesting models. And we have seen traditionally PSU banks did not have so much strength in retail banking except for housing. Housing, they have always been very, very strong. But in other parts of retail, probably it's a very good strategy to partner with some of the niche NBFC जिनका experience है, जो सालों से ये कर रहे हैं. उनके साथ पार्टनर करके डेफिनेटली आप अपनी लोन ग्रोथ इंप्रूव कर सकते हैं. एंड देयरफॉर देयर वुड बी सम इंटरेस्टिंग प्लेस इमर्जिंग इन इट. एज ऑफ नाउ टुडे व्हिच सेगमेंट्स, it's very difficult because this is just an emerging concept. It just started 2 years back. The tie-ups are still happening. So for me to say what would be interesting plays out there, it's quite early. What I can say is the segments that would emerge where this model would really work are the segments where PSU banks do not have traditional strength and जहाँ पे NBFCs का traditional strength काफी high है. For example, microfinance, for example, niche auto loans. These are the segments where this co-lending can create an impact for sure.
विनय, मैं बीइंग एज एन इन्वेस्टर एक क्वेश्चन आपसे पता करना चाहता हूँ। आप जैसे अभी इंडसइंड बैंक के अंदर एक खबर आई कि 84,000 उनके अकाउंट्स कुछ ऐसे थे कि जहाँ पे परमिशन नहीं दी गई लोन देने में। ऐसे थोड़े बम्प्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी कि शायद, या फिर ये थोड़ी पहले के मुकाबले कम हो गई हैं? No, sir, definitely. If you, अगर आप 2015 से 19 and especially after the RBI AQR when that happened and उसके बाद if you look at every quarter the results that came out, there were negative surprises in almost every quarter in terms of asset quality. From there, अगर आप last 2-3 quarter देखें, now it seems like there are positive surprises almost in terms of asset quality, and specifically this quarter. As आपने भी पहले कहा कि almost 2/3 of banks have given positive surprises compared to any other quarter earlier. So things are on an improving trend. Obviously, banking एक macro sector है, and any geographic accident, any other accident in the economy can have some impact on the sector, and therefore some news will always come out. But अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी को भी अभी एनालाइज करें, इंडियन इकोनॉमी सीम्स टू बी इन वेरी गुड शेप टुडे. गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर इन गुड शेप. वी आर टॉकिंग अबाउट capex cycle improving. Almost every fortnightly there are signs coming now that the order book of capital good companies is improving. The prospects of order books are improving. So therefore, from an overall basis, Indian economy seems to be in much better place today. And unless a big accident again happens, we think that next 3-4 years could be quite good for the overall economy, and therefore, as a result, it could be quite good for banking sector as well. But जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बैंकिंग एक मैक्रो सेक्टर है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट कभी न कभी हो सकता है. So there could be some news, but overall, we don't see a possibility of a repeat of 2015 to 19. विनय, कल दोपहर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपनी मंथली आउटलुक शेयर की. आरबीआई की भी कमेंट्री आई थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और बॉइंट साइंस नज़र आ रहे हैं. आपको क्या लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस आपको लगता है 8-10% क्रेडिट ग्रोथ हो सकती है नेक्स्ट 3-4-5 सालों में? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो एकदम लो सिंगल डिजिट पे चली गई थी. Yeah, absolutely. I think that is the missing puzzle in Indian economy overall today, that all the high frequency indicators have been improving, the feel on the ground is improving, commentary of companies is improving across the board. As I said earlier, even capital goods companies are starting to say that their order books prospects look very good today. The only missing puzzle is probably credit growth. Credit growth abhi bhi is in the 6-7 percentage points arena. And अगर आपका nominal GDP has to grow at the 10-11% that it's supposed to grow, and probably more this year and after that, then I think credit growth at some point of time will definitely catch up. Also, as I said, corporate banking cycle is picking up. Most of Indian corporates were in the deleveraging mode for last 4-5 years. At some point of time, these corporates will want to put up new capex. They will want to do new brownfield, greenfield expansions, and therefore their requirement will go up. Inflation also system में increase हो रहा है, और जब inflation increase होता है तो working capital requirement also increases for the banking system. So वहाँ से भी positive momentum आ सकता है. Therefore, from an overall system perspective, we think this number is at its lowest today, and in the next few quarters, definitely improvement होना चाहिए in credit growth overall. Retail credit growth is anyway going steady in the mid-teens for a long time. Right. Even in retail credit, there are signs of pickup in housing cycle now, and housing is a big part of retail. So if housing cycle improves, and that translates into balance sheet growth in a few quarters, because once you sanction a housing loan, it takes a few quarters for construction to pick up and loan disbursements to take place. So therefore, अगर housing loan cycle pick होता है और capex cycle pick होता है, it's good for credit growth, and it's very good for Indian economy per se, because housing is a very important part for Indian economy overall. Right. विनय, थोड़ा सा वाइडन करते हैं. देखिए, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं हाउसिंग फाइनेंस के, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बोला बहुत अच्छा चल रहा है. हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मार्केट में. कुछ लेंडर्स के पास ऐसे भी पोर्टफोलियोज हैं जो यूज व्हीकल फाइनेंसिंग है या फिर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग है. आपको उस कैटेगरी बारे में क्या आपका व्यू है? जिस हिसाब से इंडोस्टार की कमेंट्री और रिजल्ट्स आए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के जिस हिसाब से नंबर्स आए,
तो आपको लगता है कि मशीनरी फाइनेंस, इवन एम फाइनेंस फॉर दैट मैटर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, वो कैटेगरी भी काफ़ी रिवाइव हो गई है? हाउसिंग तो श्योरली हो ही गई है, आपने जैसा बताया, और बैंकिंग में भी आ रहा है वो नंबर, लेकिन ये वाला जो कैटेगरी है लेंडिंग का, इस पे क्या आउटलुक है? So, if you look at from a global perspective, no, vehicle is a bigger and much bigger category in the auto finance segment than what it is in India. So, जैसे जैसे vehicles का penetration India में increase होता रहेगा, obviously used finance as a category becomes very attractive in terms of growth, and it is a category which has much higher profitability if the business is done right compared to new vehicle. So therefore, from a category perspective, we are quite optimistic. If they are interesting plays in this category, they have the potential to do well over not just a medium term, probably a very long term, because this category is just starting to flourish in India. So from a point of used finance, as I said, I can't comment on individual companies, but the category looks very promising. On the machinery financing aspect of it and the capital goods financing, there are not many plays in the Indian listed space that actually cater to that category. But again, as I said earlier, अगर capex cycle improve होता है और utilizations of machinery improves in the system, which is what हमारी expectation is, then I think loan growth there would also improve in the next few quarters. So as a category, I think both auto finance and capital goods finance, machinery finance looks promising over the next 2-3 years, medium term probably. विनय, मेरा एक क्वेश्चन है, जो आधा क्वेश्चन तो खैर अजय ने ही पूछ लिया, कि जो क्रेडिट ऑफ टेक है यानी कि क्रेडिट ग्रोथ है वो करीब 8% के आसपास रहेगी नहीं रहेगी। मेरा जो सेकंड पार्ट है ये रहेगा कि अगर क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ना है, और आप अब डिवीजन भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बढ़ेगा, तो क्या सेम ROI पे बढ़ेगा या फिर ROI बढ़ जाएगा? क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बहुत देर तक निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप लो ROI पे कब तक चलेंगे? कितना टाइम अभी हमको और मिलने वाला है ये लो ROI का? My apologies. When you say ROI, what do you mean? मतलब रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। आप इंटरेस्ट कह सकते हैं इसको, ब्याज। कितना so ब्याज if you है, are asking, मतलब जो लो इंटरेस्ट है? Sure. So yeah. So obviously, corporate banking में last few years, interest rates have been very low, and banks have been working on very thin margins. Probably because one, demand was low, and second, there was a lot of liquidity available both in corporate bond market as well as in private equity markets, and therefore there was money supply from across the board. Therefore, as money supply decreases in the system, which we believe will happen next year and onwards, because one, inflation is picking up. Second, general central banks, both in US as well as in India, will probably decrease the liquidity that they have given for tiding over this COVID scenario. So as liquidity decreases and inflation increases, we believe प्राइसिंग पावर इन बैंकिंग सिस्टम वापस आएगा, एंड जब प्राइसिंग पावर वापस आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स एंड रिटर्न ऑन corporate loans for banking system will probably go up. So I would agree with you that that last few years have been pretty bad for the interest rates towards corporate loans in general, and that should improve from here on. विनय, एक क्वेश्चन एक भी है कि सिर्फ बैंकिंग नहीं बढ़ेगा बल्कि NBFCs भी तो बढ़ेंगी, तो आपकी NBFCs पे व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि वो बहुत बड़ा हिस्सा है जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर है, लोन फंडिंग वगैरह देते हैं। So obviously, selectively, we are now getting optimistic on NBFCs as well. I think the nature of NBFCs might change compared to what has worked over past few years and what will work over next few years. Like retail banking, NBFCs on the retail side of business have done really well over last 4-5 years.
we believe now it would be a mix of everything. As I said earlier, like housing loans अच्छा कर सकता है, auto loan segment अच्छा कर सकता है, microfinance COVID में काफी hit हुआ है, and microfinance should make a comeback over the next 2-3 years unless an economic accident again happens. So we believe now there could be broad-based recovery, and in the broad-based recovery, a lot of segments can do well, and not just the retail NBFCs which did well over the last 4-5 years. करेक्ट विनय, हमने नोटिस किया क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स के बाद, बैंकों के रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री में सब मोस्टली यूनानिमसली एक बात बहुत क्लियरली थी कि डिसबर्समेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे डिफरेंट सेक्टर्स की आप बात करें, रिटेल की बात करें, एसएमई की बात करें, या फिर आप मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट की बात करें। आपका क्या लगता है, आपका क्या व्यू है कि आने वाले समय में किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर एक अच्छी ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी? किस सेगमेंट से आपका व्यू है? तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, ब्रॉडली देयर आर 2 segments ऑफ लोन ग्रोथ, राइट? कॉर्पोरेट एंड रिटेल. अगर आप रिटेल देखें तो रिटेल हैज बीन स्टेडी इवन इन लास्ट 4-5 years. Retail has not seen much of up and down because penetration is very low in India in a few segments, and therefore retail story can continue for many years. And retail उतना cyclical नहीं होता जितना corporate loan growth होता है, right? So therefore, we believe retail will continue in the steady manner that it has been. Probably there will be some uptick in auto and housing as economy improves. Because housing has gone through a down cycle for a long time, and it's picking up after probably 7-8 years now. So after the few quarters of lag, probably housing loan should show improvement, and auto loan should show improvement as soon as auto vehicle sales improve. But the real improvement we believe will happen in corporate and the capex part of it. जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इन्फ्लेशन के वापस आने से वर्किंग कैपिटल लोन डिमांड इंप्रूव होगा, and Indian corporates going into the leveraging mode again from the deleveraging mode that they have been over past few years. Corporates will also start announcing brownfield, greenfield expansions. Government is giving a lot of impetus to manufacturing now with the PLI schemes and all the incentives that they have declared. So we think there are now telltale signs of broad-based recovery in corporate loan growth cycle, and that is where the delta improvement you will see from probably minus negative figures that you have seen for the past few quarters to high teens numbers in the next few quarters. लास्ट क्वेश्चन विनय, एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे, जो बैंक्स एक इस तरह के बैलेंस शीट्स रन कर रहे हैं कि उनकी सब्सिडरीज डिफरेंट बिजनेसेस रन कर रही हैं, उनके व्यू पे, उनके वैल्यूएशंस पे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनके पास म्यूचुअल फंड भी है जिसका जो लिस्टेड कंपनी बन गई है शायद, कुछ केस में कुछ में नहीं, उनके पास इंश्योरेंस में भी है, उनके पास सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, और वो सम ऑफ पार्ट्स में शायद कैप्चर नहीं होते हैं, ऐसा लगता है आपको? वैल्यूएशन का क्या व्यू है कुछ इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर में? Yeah, so not just companies actually. If you look at banking sector कैसे evolved हुआ है last 5-6 years में, obviously new segments have got listed in the public market. Insurance has got listed, mutual funds have got listed. There are now fintechs getting listed. So the opportunities or the variety of investments that one can do in financial space is increasing, and that is how it is bound to happen as the economy gets more and more sophisticated and your per capita income increases. You will have new investment options in financial sector, and that is what has happened globally. Now coming to your question, that there are a few financial conglomerates in India which have everything like insurance subsidiaries, mutual fund subsidiaries, and are these valuations getting captured? I would say most of it is getting captured. The investor community is pretty used to it now. They have seen these entities for many years, and therefore they take care of all the sum of parts when they are doing valuations for these companies. Lekin the advantage investors get because of this business model is that the cyclicity of business goes down, because insurance and to a certain extent asset management, they are more structural in nature than pure lending business. Lending is more cyclical, as we have seen. There are NPL cycles, there are growth cycles, whereas insurance and asset management sort of are more structural. Therefore, this combination makes the business model more robust, and to that extent, everyone benefits from that.
But are the valuations getting captured, or the investment community is cognizant of valuations? I would say yes. We are now quite used to these conglomerates for many years. But as I said earlier also, that compared to market valuations of large financial entities, अभी भी काफी reasonable है. And therefore there could be upsides if the asset quality and credit cycle improves. राइट विनय, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में. एकदम प्राइमर मिल गया पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, इनफैक्ट 40% ऑफ द इंडेक्स, और बहुत सारे पोर्शंस उसके अंडर वैल्यूड है, वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए. Thank you for having me. विनय शर्मा 3000 करोड़ का फंड चलाते हैं निपॉन एसेट मैनेजमेंट में, और बैंकिंग स्पेस पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं. छोटा सा ब्रेक.